बच्चों सुप्रभातम। आज हम जो इस प्रश्न पत्र का आधा भाग है 50 नंबर का वीडियो हम लोगों ने देख लिया है। आज की इस क्लास में हम लोग जो विषयनिष्ठ प्रश्न है जिसके अंतर्गत गद्यांश, पत्रलेखन, अनुच्छेद, अनुवाद और प्रश्न उत्तर आता है उसका हम लोग अध्ययन करेंगे, विस्तृत अध्ययन करेंगे। यह जान लेंगे कि परीक्षा में किस प्रकार से हमें लिखना होता है। सबसे पहला जो इसका क्वेश्चन होता है वह होता है विषयनिष्ठ का गद्यांश, और यह गद्यांश 13 अंक का होता है, जिसमें 2 गद्यांश के प्रश्नों का हमें हल करना होता है। पहला गद्यांश जो होगा वह हमारा 7 नंबर का होता है और दूसरा गद्यांश 6 नंबर का होता है। एग्जामिनेशन में, पेपर में जो परीक्षा होगा उस परीक्षा के प्रश्न पत्र में 4 गद्यांश आएंगे। पहला गद्यांश भी एक देता है, फिर अथवा कर देता है। दोनों में से हम किसी एक को लिखते हैं, वह 7 नंबर का होता है। और फिर इसके बाद जो गद्यांश होता है वह 6 नंबर का होता है। वह भी एक ही गद्यांश बनाना होता है, लेकिन 2 गद्यांश अथवा करके दिया होता है। यानी पहले क्वेश्चन के अ और ब दोनों में से एक एक गद्यांश जो हमें आसान लगते हैं कि इनका उत्तर हम सही प्रकार से लिख पाएंगे, उस गद्यांश को हम लोग अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर उसके प्रश्नों का उत्तर जो है निर्देशानुसार लिखते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे प्रथम गद्यांश को। ए हो गया क्वेश्चन नंबर 1। लिखा भी है कि अधोलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दें। अब अ का जो पहला गद्यांश है, यहां से कर लेते हैं इसको। यहां लिखा है कि अथ निरंतरम वर्धमानेन प्रदूषणेन मानव जाति विविधैः रोगैः आक्रांता दृश्यते। इस बात का सदैव ध्यान रखें। पहले 1 बार 2 बार गद्यांश को पढ़ें, उसके अर्थ को भली भांति समझें और समझने के पश्चात ही इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो लिखा अथ निरंतरम वर्धमानेन प्रदूषणेन मानव जाति विविधैः रोगैः आक्रांता दृश्यते। कह रहा है कि आज निरंतर वर्धमानेन बढ़ते हुए प्रदूषण से मानव जाति भिन्न भिन्न रोगों से आक्रांत अर्थात डरे हुए देखे जाते हैं। वैज्ञानिकाः अस्याः प्रदूषण समस्यायाः समाधाने दिवानिशं प्रयतन्ते। कह रहा है कि वैज्ञानिकाः जो हमारे देश के वैज्ञानिक हैं, अस्याः प्रदूषण समस्यायाः समाधाने इस प्रदूषण के समस्या के समाधान में दीवानिशम प्रयतन्ते मन दिन और रात प्रयत्नशील हैं। किंतु यावत् देशस्य जनता पर्यावरणस्य रक्षणे कृतसंकल्पा न भविष्यति। किंतु कह रहा है कि यावत् जब तक देशस्य जनता, देश की जनता पर्यावरण के रक्षणे, पर्यावरण के रक्षा में कृतसंकल्पा न भविष्यति, कृत संकल्प नहीं होगी, तावद इयम समस्या तथैव स्थास्यति। कह रहा है कि तब तक यह समस्या वैसे ही स्थित रहेगी। जनैः सम्यक् ज्ञातव्यम यत् पर्यावरणस्य रक्षणे एव अस्माकं रक्षणं भविष्यति। कह रहा है कि जनैः सम्यक् ज्ञातव्यम, लोगों को यह अच्छी तरह से जानना चाहिए, यत् कि पर्यावरणस्य रक्षणे, पर्यावरण के रक्षा में एव मीन्स ही, पर्यावरण के रक्षा में ही अस्माकं रक्षणं भविष्यति, हमारी रक्षा होगी। जब हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे तब हमारी भी रक्षा होगी। एतदर्थम स्थाने स्थाने वृक्षारोपणीयाः, इसलिए स्थान स्थान पर वृक्षों को लगाना चाहिए। या आज सरकार के द्वारा भिन्न भिन्न जगह पर वृक्षों को लगाया भी जा रहा है। हम लोगों को भी जहाँ उपलब्ध हो, जगह हो, वहाँ पर वृक्षारोपण करना चाहिए। यहाँ कह रहा एतदर्थम स्थाने स्थाने वृक्षारोपणीया, इसलिए जगह जगह पर वृक्ष लगाना चाहिए। वनानाम छेदनम रोधव्यम, जो वनों का छेदन है, वनों की कटाई है, उसको रोकना चाहिए।
पवनः शुद्धः भवेत् एतदर्थं प्रयत्नः करणीयः, वायु शुद्ध हो, इसके लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। ये हमारा गद्यांश है। हम इस गद्यांश को पढ़ें और कभी भी परीक्षा में जब आप बैठे और गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखने हो तो गद्यांश को पहले अच्छी प्रकार से समझें। तो हम लोग गद्यांश समझ गए कि आज निरंतर बढ़ते हुए प्रदूषण से मानव जाति भिन्न भिन्न रोगों से आक्रांत देखी जा रही है। वैज्ञानिक इस प्रदूषण की समस्या के समाधान में दिन रात प्रयत्नशील हैं, किंतु जब तक देश की जनता पर्यावरण की रक्षा में कृत संकल्प नहीं होगी तब तक यह समस्या वैसे ही स्थित रहेगी। लोग यह अच्छी तरह से जानते हैं कि पर्यावरण की रक्षा में ही हमारी रक्षा होगी, पर्यावरण की रक्षा से ही हमारी रक्षा होगी। एतदर्थम स्थाने स्थाने वृक्षारोपण, या इसलिए जगह जगह पर पेड़ को लगाना चाहिए। वना नाम छेदनम रोधव्याम, वन के कटाई को रोकना चाहिए। पवनः शुद्ध भवेत् एतदर्थम प्रयत्न करणीय, वायु शुद्ध हो, इसके लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। जब वायु ही शुद्ध नहीं होगी तब जीवन क्या हो जाएगा, जीवन ही नहीं रह जाएगा यहाँ। इसलिए वायु का शुद्ध रहना जरूरी है। हम लोगों को पेड़ ऐसे भी लगाना चाहिए। तो अब होता क्या, इसमें प्रश्नानुसार जो है उत्तर लिखेंगे। तो अब वन का अ है और अ का यहाँ पहला पॉइंट दिया है और लिखा है कि एक पदेन उत्तरत, यानी एक शब्द में उत्तर लिखिए। लिखा है ना, एक पदेन उत्तरत, यानी एक शब्द में उत्तर लिखिए। तो अब हमको क्या करना है, एक शब्द में उत्तर लिखना है। क क्वेश्चन हो गया, हम कहाँ उत्तर लिख रहे हैं। कह रहा है कि हम पहले क्वेश्चन का नहीं, जब उत्तर पुस्तिका हमारे पास होगी जिसमें हम उत्तर लिखते हैं तो वहाँ क्या लिख देंगे, उत्तर। और उत्तर पहला का क्या है, अ है, और अ का क्या है, वन है, और वन का क्या है, क है। और ऐसे करके अब क के सामने अब उत्तर लिखते जाएंगे। यहाँ क का उत्तर लिख देंगे, यहाँ ख का उत्तर लिख देंगे। तो ये पहला, अब देखिए इंस्ट्रक्शन जैसा निर्देश हो वैसा ही पालन। एक पदेन का मतलब होता है एक शब्द में, एक पद मीन्स एक शब्द में उत्तर लिखिए। अब एक शब्द में उत्तर लिखना है तो कह रहा है कि पर्यावरण से रक्षणे केसाम रक्षणम भविष्यति, पर्यावरण की रक्षा से किसकी रक्षा होगी, एक शब्द में उत्तर लिखना है। तो इसी में है। अब इस प्रश्न का उत्तर भी कहाँ है, इस गद्यांश में ही है। तो लिखा पर्यावरण की रक्षा से किसकी रक्षा होगी। यहाँ हम लोगों ने पढ़ा था क्या, पर्यावरण से रक्षणे कृत संकल्पाना भविष्यति, नहीं, यहाँ है पर्यावरण से रक्षणे एवं अस्माकम रक्षणम भविष्यति। आप देख सकते हैं पर्यावरण से रक्षणे एवं अस्माकम रक्षणम भविष्यति, पर्यावरण की रक्षा से किसकी रक्षा होगी, तो पर्यावरण की रक्षा से ही हमारी रक्षा होगी, यानी अस्माकम। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पहला के क का क्या हो जाएगा, अस्माकम, और हम उत्तर सिर्फ क्या लिख देंगे, अस्माकम। एक पद में उत्तर लिखना है, एक शब्द में, इसलिए हमारा सिर्फ उत्तर हो जाएगा अस्माकम, और हम अस्माकम लिख देंगे। फिर कह रहा है स्थाने स्थाने के रोपणिया, जगह जगह पर क्या रोपना चाहिए। तो उसके लिए भी हम लोगों ने पढ़ा स्थाने स्थाने वृक्षारोपणिया। तो ख का उत्तर हमारा हो जाएगा वृक्षाह। एक पद में, कभी भी एक वाक्य में नहीं लिखना है। बच्चे अक्सर ये गलती कर रहे हैं परीक्षा में, बार बार एक पद में उत्तर लिखने के लिए कहता है, आप लोग एक वाक्य में लिखते हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक शब्द में यदि उत्तर लिखना है, एक पद में उत्तर लिखना है, तो एक पद में ही हमारा उत्तर उत्तर पुस्तिका में होना चाहिए, तब आपको इस दोनों पर एक एक अंक प्राप्त होंगे। अब आ जाते हैं हम इसके आगे। अब दूसरा प्रश्न हमारा हो गया, ये कह रहा है कि पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। और दूसरा का ये कह रहा है, दूसरे का क हो गया। और पूर्ण वाक्य में जब कहेगा तब हम पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखेंगे, अब एक शब्द में नहीं लिखेंगे। पूर्ण वाक्य का मतलब एक वाक्य में या एक से अधिक भी हो सकता है। तो कह रहा है कि पर्यावरणस्य रक्षणार्थम जनैः किम कर्तव्यम, पर्यावरण की रक्षा के लिए लोगों को क्या करना चाहिए। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा क्या, पर्यावरणस्य रक्षणार्थम जनाः वृक्षारोपणीयाः,
वना नाम छेदनम रोधव्यम, तो इसका क का उत्तर क्या लिख देंगे हम? पर्यावरणस्य रक्षणार्थम, यही लिख देते हैं हम उत्तर। क का हो गया पर्यावरणस्य रक्षणार्थम जनाः, नहीं जनाः हो जाएगा वृक्षारोपणीयाः, जनाः वृक्षारोपणीयाः। और एक जोड़ देंगे, लिखा था वना नाम छेदनम रोधव्यम, क्या लिख देंगे? वना नाम छेदनम, दिख रहा है, रोधव्यम, और फिर पूर्ण विराम। ये आपका काम हो गया 2 नंबर का। वो जो हम लोगों ने लिखा एक एक पद में एक एक शब्द में, वह एक एक नंबर का था। और अब हम जो एक एक वाक्य में लिखेंगे ये हो जाएगा 2-2 नंबर का। तो 1-2 नंबर का काम हम लोगों ने कर दिया। फिर यहाँ अभी तक हम लोगों ने 2 नंबर हुआ और ये 4 नंबर का काम हो गया। अब दूसरे का ख हो गया। ख कह रहा है कि जनय है सम्यक किम ज्ञातव्यम, लोगों को अच्छी तरह से क्या जानना चाहिए। तो हम लोगों ने पढ़ा अभी कि जनय है सम्यक ज्ञातव्यम यत् पर्यावरण से रक्षणे अस्माकं रक्षणं भविष्यति। इसी बात को यहाँ लिख देना है ख के उत्तर में। क्या लिख देंगे? जनय है सम्यक ज्ञातव्यम, जनय सम्यक ज्ञातव्यम, जनय सम्यक ज्ञातव्यम यत् पर्यावरणस्य रक्षणे पर्यावरणस्य रक्षणे अस्माकं रक्षणं भविष्यति, अस्माकं रक्षणं भविष्यति, और फिर पूर्ण विराम दे देंगे। ये भी हमारा सही उत्तर हो गया और 2 नंबर का हो गया। तो अभी तक हम 2 नंबर हुआ और 2 4 और 2 6 नंबर। और ये तीसरा क्वेश्चन, ये जो गद्यांश अ होता है वो कितने नंबर का होता है? मैं पहले ही बताया 7 नंबर का। तो 2 नंबर का एक एक पद में हो गया, 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर का हो गया, तो 4 2 6। और जो तीसरा क्वेश्चन होता है वह कहता है कि अस्य गद्यांश से एकम समुचितम शीर्षकम लिखत, इस गद्यांश का एक उचित शीर्षक लिखिए। तो अब शीर्षक लिखने में हम ध्यान देते हैं कि गद्यांश जिसके बारे में है, जिसके बारे में पूरी बात कही गई है, वही उस गद्यांश का क्या है? शीर्षक है। तो इस गद्यांश का शीर्षक क्या हो जाएगा? पर्यावरणम। तीसरा का उत्तर क्या हो जाएगा? पर्यावरणम। सिर्फ पर्यावरणम लिख देंगे तीसरे का उत्तर, और ये हो गया 1 नंबर का। इस प्रकार से जो है 7 नंबर का हमारा हो गया। इसी प्रकार से मैट्रिक एग्जामिनेशन में भी हमें लिखना है। अब मैं इस पेपर पर ही लिख रहा हूं और आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, लेकिन जितना मैं उत्तर लिख रहा हूं वहीं सिर्फ उत्तर लिखें और उसी प्रकार लिखें जैसे हम लिखें। जहां एक पद में कहे एक पद में लिखें, और जहां एक वाक्य में कहे वहां एक वाक्य में लिखें, जहां सिर्फ शीर्षक पूछे वहां सिर्फ शीर्षक ही लिखें। अब यहां छात्रों के लिए स्वतंत्रता होती है, अथवा करके दे देता है, जिसका लाभ यह है कि अब वो 7 नंबर का हम पहला गद्यांश बना लें अ का, या ये भी अ के अंतर्गत ही आता, अथवा लिख दिया तो ये ऊपर वाला बनाएंगे तो ये नहीं बनाएंगे, और ये बनाएंगे तो ऊपर वाला नहीं बनाएंगे। दोनों में से किसी एक को ही बनाना होता है। अ में 2 गद्यांश आपको मैट्रिक 9th से आरंभ होता है और 9th क्लास से लेके मैट्रिक तक आपको ऐसा ही मिलेगा। तो अब हम अथवा को देख लेते हैं। हम यहाँ आपको चारों गद्यांश हल करा देंगे, लेकिन आपको परीक्षा में 2 गद्यांश को ही हल करना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो अब अथवा देख लेते हैं। अथवा कह रहा है, ठीक है पेपर, अथवा कह रहा है कि पेंगुइन पक्षीराजस्य कुलाय व्यवहारः अद्भुतः वर्तते। पेंगुइन पक्षीराज का, पेंगुइन को क्या पक्षीराज कहा गया, पक्षियों का राजा। तो पेंगुइन पक्षीराज का कुलाय मन वंश के लिए व्यवहार अद्भुत है। तस्य स्त्री हिमस्य उपरि केवलम एकमेव अंडम सुते सपदि च समुद्रम प्रति निवर्तते।
कह रहा है कि तस्य स्त्री, उसकी पत्नी, हिमस्य ऊपरी केवलम, यानी बर्फ के ऊपर केवल एकम एवं अंडम सुते, मात्र एक अंडा दे करके देती है, मात्र एक अंडा देती है। सपदी च समुद्रम प्रति निवर्तते, और वह समुद्र की ओर जो है चली जाती है। एक अंडा देती है और वह समुद्र की ओर चली जाती है। पुमान पेंगुइन पक्षी, जो पुरुष पेंगुइन पक्षी है, पुमान पेंगुइन पक्षी, पुरुष पेंगुइन पक्षी, स्वशावकस्य उद्भव पर्यंतम अंडम सेवते, कह रहा है कि अपने बच्चे के जन्म तक अंडा का क्या करता है, सेवन करता है, वह अंडे को सेता है। स तत अंडम स्वपादयोः समीपे कृत्वा स्वशरीरस्य अधोभागेन आवृत्य तिष्ठति। स तत अंडम, कह रहा है कि और वह उस अंडे को स्वपादयोः समीपे, अपने पैर के समीप में रख करके, स्वशरीरस्य अधोभागेन, अपने शरीर के आधे भाग से, आवृत्य ढक करके, तिष्ठति, स्थित रहता है, वहां से हिलता डुलता नहीं है, स्थित रहता है। तदा सह, तब वह अनेकैः अन्यैः अनेकैः पुंभीय पेंगुइन पक्षिभिः साकं मासद्वय पर्यंतम अंडम सेवमानः तिष्ठति। उतना ही नहीं, कह रहा है कि तब वह अन्य अनेक पुरुष पेंगुइन पक्षियों के साथ 2 महीने तक उस अंडे को सेते हुए स्थिर रहता है। एतस्मिन् अंतराले स किंचिदपि न खादति, बहुत बड़ी बात है, लिखा यहाँ कि एतस्मिन् अंतराले, इस समयावधि में, स किंचिदपि न खादति, वह कुछ भी खाता नहीं है। अहो पितृवात्सल्यम, अहो यह पितृवात्सल्य यानी पिता का प्रेम। अब देखिए यह पितृवात्सल्य है, निसंदेह कि एक पुरुष जो है अपने अंडे से बच्चे के जन्म होने तक क्या करता है, उस अंडे को सेता है। यही लिखा हुआ है ना, तो लगभग हम लोगों ने इस गद्यांश को समझ लिया। यहाँ लिख दिया है कि पेंगुइन पक्षीराज का अपने वंश के लिए व्यवहार अद्भुत है। उसकी स्त्री बर्फ के ऊपर केवल एक ही अंडा देती है और वह समुद्र की ओर चली जाती है। पुरुष पेंगुइन पक्षी अपने बच्चे का उद्भव होने तक उस अंडे को क्या करता है, सेता है, जैसा कि यहाँ लिखा है। वह उस अंडे को अपने, जो पुरुष पेंगुइन पक्षी है, उस अंडे को अपने पैर के समीप करके तथा अपने शरीर के आधे भाग से 2 महीने तक उस अंडा को सेते हुए स्थिर रहता है। इस बीच में वह कुछ भी खाता नहीं है। अहो पितृवात्सल्यम, अहो यह है पितृप्रेम, पिता का प्रेम। तो ये हम लोगों का गद्यांश हो गया। अब इस गद्यांश के बाद जैसा पहला गद्यांश था वैसा ही यह है अथवा है। अब जो पहले का क ख होगा, एक एक शब्द में उत्तर लिखना होगा। दूसरा जो इसका अंश आएगा उसमें एक एक वाक्य में उत्तर लिखना होगा। और तीसरा हमको इस गद्यांश का शीर्षक लिखना होगा। तो अब उस पर विचार कर लेते हैं। अब यहां आ गए हम लोग। अभी कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, कह रहा है कि एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर लिखिए। स्त्री पेंगुइन पक्षी एकस्मिन समये कति अंडम सुते। स्त्री पेंगुइन पक्षी जो है एक समय में कितने अंडे देती है। अभी हम लोग पढ़े कितने अंडे देती है, 1। तो यहाँ क का उत्तर क्या हो जाएगा, 1। और यहाँ एकम लिख देंगे। क्या लिख देंगे, एकम। फिर कह रहा है कि पेंगुइन पक्षीराजस्य कह अद्भुतः वर्तते। शुरू में ही पढ़ा था हम लोगों ने कि पेंगुइन पक्षीराजस्य कुलाय व्यवहार अद्भुतः वर्तते। तो पेंगुइन पक्षीराजस्य कह अद्भुतः वर्तते, व्यवहारः। ख का उत्तर क्या हो जाएगा, व्यवहारः। नहीं, यह है व्यवहारः। और अब दूसरा आ गए जो एक वाक्य में उत्तर लिखना है। ये कह रहा है कि पूर्ण वाक्य न उत्तरत, यानी पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। और वो 1-1 नंबर का था, इसका उत्तर 2-2 नंबर का हो जाएगा। तो ये कह रहा है क पुमान पेंगुइन पक्षी कदा पर्यंतम अंडम सेवते। जो पुरुष पेंगुइन पक्षी है वह कब तक अंडे को सेता है। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे हम लोग, पुमान पेंगुइन पक्षी स्व शावकस्य उद्भव पर्यंतम अंडम सेवते। नहीं, क्या लिखेंगे, पुमान पेंगुइन पक्षी, यहाँ
को लिख देते हैं, हो गया पुमान पेंगुइन पक्षी, पेंगुइन पक्षी, पुमान पेंगुइन पक्षी स्वशावकस्य उद्भव पर्यंतम, स्वशावकस्य उद्भव पर्यंतम, उद्भव पर्यंतम अंडम सेवते। हो गया ये 2 नंबर का। ख प्रश्न है हमारा, पुमान पेंगुइन पक्षी अपने बच्चे के उद्भव तक जो है उस अंडे को सेता है। पुमान पेंगुइन पक्षी कैह साकम अंडम सेवमानः तिष्ठति। जो पुरुष पेंगुइन पक्षी है किसके साथ अंडे को सेते हुए स्थिर रहता है? तो इसका उत्तर क्या लिख देंगे हम कि अभी पढ़े हम लोग, पुमान पेंगुइन पक्षी अन्यैः अनेकैः पुंबीय पेंगुइन पक्षिभिः सह अंडम सेवमानः तिष्ठति। तो लिख देंगे पुमान पेंगुइन पक्षी। यहाँ ख का उत्तर हो जाएगा पुमान पेंगुइन पक्षी, पुमान पेंगुइन पक्षी अन्यैः अनेकैः पुंभिः, अन्यैः अनेकैः पुंभिः पेंगुइन पक्षिभिः, पुंभिः पेंगुइन पक्षिभिः, पुंगुइन पेंगुइन पक्षिभिः सह सह अंडम सेवमानः तिष्ठति, सेवमानः तिष्ठति, ये इसका उत्तर हो जाएगा। जैसा हम लोगों ने पहले गद्यांश में किया था, 2 प्रश्नों का उत्तर हम लोग क्या करेंगे, पूर्ण वाक्य में लिखना है तो पूर्ण वाक्य में लिख दिए। अब तीसरा यहाँ भी है कि अस्य गद्यांश से एकम समुचितम शीर्षकम लिखत। पहले गद्यांश का जैसे शीर्षक हम लोगों ने क्या लिख दिया था, पर्यावरणम, तो इसका शीर्षक क्या हो जाएगा, पितृवात्सल्यम। तीसरे का सही उत्तर क्या हो जाएगा, पितृवात्सल्यम, पितृवात्सल्यम, ये हो गया। और पहला गद्यांश हम लोगों ने बना दिया। अभी कितने नंबर का काम किए हम लोग, इस 50 नंबर में मात्र 7 नंबर का। ऐसे मैं तो दोनों गद्यांश हल करा दिया, उसके अनुसार 14 नंबर हो गया। लेकिन आपको दोनों में से एक ही हल करना है, इस बात का सदैव ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद अ के बाद जो गद्यांश आता है वह ब है। ब को भी समझना है, यह 6 नंबर का है। पहला वाला गद्यांश 7 नंबर और दूसरा 6 नंबर। अब दूसरे को देखते हैं हम लोग, इसके भी अर्थ को समझेंगे। ये कहता है कि जीवने किमपि लक्ष्यम अवश्यम भवेत, जीवन में कुछ भी लक्ष्य अवश्य होना चाहिए। लक्ष्यहीनम जीवनम तो पशुतुल्यमेव, लक्ष्यहीन जीवन तो क्या होता है, पशुतुल्य ही होता है, यानी पशु के समान होता है। लक्ष्यम अपि परहित कारकम भवेत, जो हमारा लक्ष्य है वह क्या होना चाहिए, परहित कारक होना चाहिए, यानी दूसरे की भलाई करने वाला होना चाहिए। एतादृश्येन लक्ष्येण अस्माकं जीवनम उत्साहपूर्णं भविष्यति। कहाँ पढ़ रहे थे, हाँ, लक्ष्य भी परहित कारक होना चाहिए, दूसरे की भलाई करने वाला होना चाहिए। एतादृश्येन लक्ष्येण अस्माकं जीवनम उत्साहपूर्णम भविष्यति, करे कि इस प्रकार से लक्ष्य ही हमारा, लक्ष्य से हमारा जीवन क्या होना चाहिए, उत्साहपूर्ण भविष्यति होगा। इस प्रकार के लक्ष्य से हमारा जीवन उत्साहपूर्ण होगा। परोपकारेण एव मनुष्य जीवने वास्तविकम सुखम शांतिम च प्राप्नोति, परोपकार द्वारा ही मनुष्य जीवन में वास्तविक सुख और शांति को प्राप्त होता है। यदि जनाः आलोचनामपि कुर्वन्ति तथापि फलस्य चिंतां विना अग्रे गमनम एवं अस्माकं कर्तव्यम, कराए कि यदि लोग आलोचना भी करते हैं फिर भी फल की चिंता किए बिना आगे चलना चाहिए। आगे चलते हुए ही अस्माकं कर्तव्य, आगे चलते रहना ही हमारा क्या है, कर्तव्य होना चाहिए। तो इस गद्यांश के अर्थ को हम लोगों ने जाना कि जीवन में कुछ भी लक्ष्य अवश्य होना चाहिए। लक्ष्यहीन जीवन तो पशु तुल्य ही होता है। लक्ष्य भी
कैसा होना चाहिए? परहित कारक होना चाहिए। इस प्रकार के लक्ष्य से हमारा जीवन उत्साहपूर्ण होगा और परोपकार द्वारा ही मनुष्य जीवन में वास्तविक सुख और शांति को प्राप्त होता है। यदि लोग आलोचना भी करते हैं फिर भी फल की चिंता किए बिना आगे की ओर चलते ही रहना हमारा क्या होना चाहिए? कर्तव्य होना चाहिए। तो ये हमारा गद्यांश हो गया। इस गद्यांश पर आधारित यह पहला प्रश्न हो गया और ये कह रहा है कि एक पदेन उत्तरत, यानी एक शब्द में उत्तर लिखिए। अब इसको देखते हैं इसका रूप किस प्रकार का होता है। तो वह तो हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था। अभी कह रहा है कि एक पदेन उत्तरत, यानी एक शब्द में उत्तर लिखिए। तो यहाँ भी एक शब्द में लिखेंगे। एक शब्द में हम लोग लिखना जान भी गए हैं कि एक शब्द का मतलब सिर्फ एक शब्द ही होता है, एक पद ही होता है। का प्रश्न है, कह रहा है कस्य चिंताम बिना अग्रे गंतव्यम, किसकी चिंता किए बिना ही हमें आगे की ओर जाना चाहिए। तो क का उत्तर क्या हो जाएगा? फलस्य, फलस्य, फलस्य हो जाएगा। ख कह रहा है जीवने किम अवश्यम भवेत्, जीवन में क्या अवश्य होना चाहिए। तो पढ़े हम लोग शुरू वाक्य ही मिला कि जीवने किमपि लक्ष्यम अवश्यम भवेत्, जीवन में क्या अवश्य होना चाहिए? लक्ष्य। तो इसका उत्तर ख का क्या हो जाएगा? लक्ष्यम। एक पद में सिर्फ मात्र इतना ही उत्तर होगा, लक्ष्यम। अब दूसरा इसमें हो जाता है पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। वो एक एक नंबर का कितने? 2 नंबर का हो गया। और ये पूर्ण वाक्य में उत्तर जब क और ख का लिखेंगे आप तो ये 2-2 नंबर का हो जाएगा, 4 नंबर का। तो इस प्रकार से जो ब गद्यांश होता है वह 6 अंक का होता है, 6 नंबर का होता है। तो क यहां लिख रहा है, क्या कर रहा है? अस्माकम लक्ष्यम कीदृशम भवेत्, हमारा लक्ष्य कैसा होना चाहिए, कैसा हो। तो लिखा है कि अस्माकम लक्ष्यम परहित कारकम भवेत्। इस क का उत्तर क्या लिख देंगे? अस्माकम लक्ष्यम परहित कारकम, परहित कारकम भवेत्। ठीक है। अब ख आ गया। तो ख कह रहा है कि मनुष्य जीवने केन सुखम प्राप्नोति, मनुष्य जीवन में किससे सुख को प्राप्त करता है। तो इसका उत्तर क्या लिख देंगे? मनुष्य जीवने परोपकारेण सुखम प्राप्नोति, मनुष्य जीवने परोपकारेण, परोपकारेण सुखम, नहीं परोपकारेण सुखम प्राप्नोति, यही लिख देंगे, सुखम, सुखम प्राप्नोति। हो गया। अब जैसा कि मैं पहले ही बताया था उसमें भी 2 गद्यांश होंगे, किसी एक का बनाना होगा। इसमें भी एक गद्यांश बना लिए, लेकिन एक गद्यांश और आ गया। और मैं कहा भी था कि मैं 4 गद्यांश अ का दोनों ब का दोनों हल कराऊंगा, लेकिन आपको अ से भी एक और ब से भी एक, मात्र एक एक गद्यांश ही बनाना, एक 7 नंबर वाला, एक 6 नंबर वाला। तो ग अब ये देख लेते हैं, ब के अथवा, अथवा को देख लेते हैं। ये कह रहा है किम नाम संस्कृति है, संस्कृति किसका नाम है? किम नाम संस्कृति है, संस्कृति किसका नाम है? चेतसः संस्करणम संस्कृति इति अभिधीयते, जो हृदय में संस्कार को भर दे उसे ही संस्कृति समझना चाहिए। चेतसः संस्करणम संस्कृति इति अभिधीयते कह रहा है, चेतसः हृदय में, जो हृदय में संस्कार को क्या करे? भर दे, उसे ही संस्कृति समझना चाहिए। सा नाम संस्कृति है या मनसः मलम अपनयति, चेतसः चांचल्यम दूरीकरोति, आत्मनः च अज्ञान आवरणम अपसारयति। कह रहा है कि वह नाम संस्कृति है जो मन के मलिनता को दूर करता है, धोता है। मनसः मलम अपनयति, मन के मलिनता को दूर कर देता है, धो देता है। चेतसः चांचल्यम दूरीकरोति, हृदय की जो चंचलता है उसको दूर करता है। और आत्मनः अज्ञान आवरणम अपसारयते, आत्मा के अज्ञानता के आवरण को, जो आवरण चढ़ा हुआ है उसको वह अपसारयति, हटा देता है। ऐसा लोकस्य राष्ट्रस्य संस्कृतेः च उपकरोति, यह जो है इस संसार का राष्ट्र
और समाज का उपकार करता है। अस्मिन् विश्वे सा एव संस्कृति उपादेया वर्तते। इस विश्व में वह ही संस्कृति उपादेय है। यया मन जो सर्वेषां स्वान्तेषु विश्वहितं विश्वबंधुत्वं च आदर्शत्वेन उररीक्रियते। कह रहा है कि इस विश्व में वही संस्कृति उपादेय है जो सभी के अंतःकरण में विश्व की भलाई, विश्व में भाईचारा और आदर्श की स्थापना कर दे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस गद्यांश का अध्ययन किया। इसका अर्थ हो गया कि संस्कृति किसका नाम है? जो हृदय में संस्कार को भर दे उसे ही संस्कृति समझना चाहिए। वह नाम संस्कृति है जो मन के मलिनता को दूर करता है, धोता है, हृदय की चंचलता को दूर करता है, आत्मा के अज्ञानता के आवरण को हटाता है। वह संसार, राष्ट्र और समाज का उपकार करता है। इस विश्व में वही संस्कृति उपादेय है जो सभी के अंतःकरण में विश्व की भलाई, विश्व में भाईचारा और आदर्श की स्थापना कर दे। तो इस गद्यांश को भी हम लोगों ने समझ गया। अब इस पर आधारित हम प्रश्नोत्तर को भी देख लेंगे। अब इस पर आधारित ये प्रश्नोत्तर है। ठीक जैसा ब में 6 नंबर का है, 2 1 नंबर का, 1 पद में लिखना होगा और 2 प्रश्नों का उत्तर जो है 1 वाक्य में लिखना होगा। तो ये कह रहा है, अब एक शब्द वाला है पहले कि कस्य संस्करणम संस्कृति है। कस्य संस्करणम संस्कृति है। क्या इसका उत्तर लिखेंगे? कस्य संस्करणम संस्कृति चेतसः। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? क का 1 पद में हो जाएगा चेतसः। यहाँ लिखा भी है चेतसः संस्करणम संस्कृति इति अभिधीयते, गद्यांश में है। आपके पास पेपर होगा तो आप देख सकते हैं, या नहीं होगा तो आप थोड़ा सा बैक करके इस वीडियो को भी देख सकते हैं। ख कह रहा है कि का मनसः मलम अपनयति। कौन जो है मन के गंदगी को क्या करता है? दूर कर देता है। तो वह हो जाएगा का मनसः मलम अपनयति। हाँ, तो ये लिखा है ना संस्कृति है, मनसः मलम अपनयति। तो इसका उत्तर ख का क्या हो जाएगा? संस्कृति है। संस्कृति है। ठीक है, आप समझे, बढ़िया से आप समझ जाएं, यही मेरा उद्देश्य है। और आप परीक्षा में अच्छी प्रकार लिखें, उत्तम अंक अर्जित करें, यह शुभकामना है। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए, अधिक से अधिक बच्चों को जोड़िए। आइए अब हम दूसरे पर आ जाते हैं। दूसरा क्या कह रहा है कि पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। कह रहा है कि संस्कृति है केसाम उपकरोति। संस्कृति है केसाम उपकरोति, किसका उपकार करती है भाई? तो इसके लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा कि संस्कृति है लोकस्य राष्ट्रस्य संस्कृति है च उपकरोति। तो क का उत्तर क्या लिख देंगे? क्या है ना, संस्कृति है लोकस्य राष्ट्रस्य संस्कृति है च उपकरोति। तो यहाँ लिखेंगे संस्कृति है, अपने से भी आप जोड़ के लिख देंगे। यहाँ ऐसा लोकस्य लिखा है, खाली संस्कृति जोड़ देना है और हो जाएगा संस्कृति है लोकस्य राष्ट्रस्य संस्कृते च संस्कृतेश्च उपकरोति। उपकरोति, ये हो गया क का उत्तर। अब क के बाद हम लोग कहाँ आ गए? ख में आ गए। और ख कह रहा है कि अस्मिन् विश्वे का संस्कृति उपादेया। इस विश्व में संस्कृति क्या उपादेय है भाई? पढ़े थे हम लोग ना, संस्कृति का क्या उपादेय है? अस्मिन् विश्वे का संस्कृति उपादेया। तो इसका उत्तर तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा यहाँ से। अस्मिन् विश्वे सा एव संस्कृति उपादेया वर्तते या सर्वेषां स्वान्तेषु विश्वहितं विश्वबंधुत्वं च आदर्शत्वेन उररीक्रियते। ये जो लास्ट वाला हमारा लाइन है ये हो जाएगा। और अपने से ही लिख देंगे, उस चीज को मैं पुनः अंडरलाइन कर देता हूं। यहां आपको दिख रहा है, यहां आ जाते हैं, यहां से दिख रहा है और यहां से इसका उत्तर हो जाएगा ख का। ख का उत्तर जो है यहां से हो जाएगा कि अस्मिन् विश्वे सा एव संस्कृति है।
अस्मिन् विश्वे सा एव संस्कृति उपादेया वर्तते यया सर्वेषां स्वान्तेषु विश्वहितं विश्वबन्धुत्वं च आदर्शत्वेन उररी क्रियते। हो जाएगा ना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये 6 नंबर वाला भी गद्यांश अध्ययन कर लिया। तो इस 50 नंबर में 13 नंबर हम लोगों का क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इस प्रश्न पत्र में आगे बढ़ते हैं। अब इस प्रश्न पत्र में जो है दूसरा क्वेश्चन जो होता है, यह दूसरा क्वेश्चन संस्कृत पत्र लेखन का होता है और यह 8 अंक का है। लिखा भी है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दें। 2 प्रश्नों का उत्तर जो है आपको देना है। पहला लिखा है विद्यालय द्वारा आयोजित शैक्षणिक यात्रा पर जाने की अनुमति देने के लिए पिता को एक पत्र संस्कृत में लिखें। ये पिछले वीडियो में बताया हूँ, गेस्ट किया था मैंने, उसे आप देख सकते हैं। 5 दिनों का रुग्णावकाश प्रदान करने के लिए प्रधानाध्यापकों का आवेदन पत्र संस्कृत में लिखें। हम 3 दिन का लिख के आप लोगों को दिए थे, बच्चे बहुत ज़्यादा देखे भी। और तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें, तीसरा यहाँ है 5 दिनों का ये तो हो गया ना। तीसरा, विद्यालय में खेल प्रतियोगिता आयोजित करने हेतु प्रधानाचार्य को एक संस्कृत में पत्र लिखें। प्रधानाचार्य वाला पत्र तो आता ही है एकदम श्योर एंड सर्टेन। ये जो है हमेशा याद कर लेना है, प्रधानाध्यापक पर एक आवेदन पत्र। और भी किसी विधा पर आएगा तो उस विधा का नाम लिख देंगे। और यहाँ चौथा क्वेश्चन इस प्रश्न पत्र का है आपका कि अपने जन्मदिन समारोह में सम्मिलित होने के लिए मित्रों को एक निमंत्रण पत्र संस्कृत में लिखें। तो ये 4, अब ये चारों जो हैं इसमें बताना, इस पेपर पर लिखना मुश्किल है, इसलिए इसका हम अलग से वीडियो बना देंगे। जो नहीं बनाए हैं 1-2 इसमें, उसका हम अलग से बना करके आप लोगों को प्रदान कर देंगे। लेकिन ये पत्र, अब ये ध्यान रखना है कि ये 4 हम लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन इस 4 पत्र लेखन में जो 8 अंक का है, यहाँ लिखा है कि 2 ही बनाना है। एक 4 नंबर का होगा और दोनों मिला करके कुल पत्र लेखन कितने अंक का हो गया, 8 अंक का हो गया। तो 2 ही लिखना है। 4 में से 2 जो हमको आसान लगेगा वह क्या करेंगे, लिखेंगे। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। और 3 कहता है संस्कृति अनुच्छेद, यानी संस्कृत में अनुच्छेद लेखन। और यह अनुच्छेद लेखन 13 लिख दिया, अच्छा वो अनुवाद को लेके लिख दिया। ये 7 नंबर का होता है। ये हाँ 1 × 7 = 7, 7 नंबर का जो है अनुच्छेद होता है। लिखा भी है कि अधोलिखित में से किसी एक विषय पर 7 वाक्यों का अनुच्छेद संस्कृत में लिखें। तो किसी एक पर लिखना है। ये ऑप्शन दिया है यहाँ, वैश्विक महामारी कोरोना, प्रिय कवि है मम ग्राम, महात्मा गांधी, और एक और है वसंत ऋतु। दे दिया 5। इन 5 में से हमें किसी एक पर ही लिखना होता है, जिसका वीडियो आपको अलग से प्राप्त होगा। अब आ गए हम नंबर 4। और 4 अब अनुवाद बता देते हैं आपको। 4 जो है ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 6 वाक्यों का अनुवाद संस्कृत में करें। किन्हीं 6 वाक्यों का, अधिक वाक्य हैं लेकिन उनमें से हमें सिर्फ 6 को ही बनाना है परीक्षा में। अभी जितने भी यहाँ अनुवाद दिए गए हैं उन सभी अनुवादों को मैं आपको बना के बता देता हूँ। तो क देख लेते हैं। पहला क्या लिखा, संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है। नहीं, संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है। तो लिख देंगे संस्कृत भाषा सर्वभाषाणां जननी अस्ति। क्या हो जाएगा, संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा सर्वभाषाणां जननी अस्ति, सर्वभाषाणां जननी अस्ति, सर्वभाषाणां जननी अस्ति, सभी भाषाओं की जननी है। ये हो गया हमारा क अनुवाद। अब इसके आगे देखते हैं। अब आ गए हम ख पर। ख कह रहा है कि वह गीता के साथ पढ़ने के लिए जाएगी। वह गीता के साथ जाएगी ना, तो वह क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सा माने वह गीता के साथ, सार्थे तृतीया, तो क्या हो जाएगा, गीतया सह, सा गीतया सह, वह गीता के साथ।
पढ़ने के लिए जाएगी ना, तो क्या हो जाएगा? पढ़ने के लिए, पठनाय, पठनाय गमिष्यति, गागेगी लिट्लाकार, गमिष्यति। ग कह रहा है हमेशा लोकहित सोचना चाहिए, हमेशा, सदैव, सदैव लोकहितम चिंतनीयम। इसका क्या हो जाएगा? सदैव, सदैव लोकहितम, सदैव लोकहितम चिंतनीयम, सदैव लोकहितम चिंतनीयम, यानी सदैव लोकहित की चिंता करनी चाहिए, लोकहित सोचना चाहिए। अब कहाँ आ गए हम लोग? घ पर आ गए। मैं सूर्य उगने पर जाऊंगा, मैं सूर्य उगने पर जाऊंगा, अहम सूर्यम उदिते गमिष्यामि। क्या हो जाएगा? अहम सूर्यम उदिते गमिष्यामि, अहम सूर्यम उदिते गमिष्यामि, मैं सूर्य के उगने पर जाऊंगा। अब अंग में आ गए। अंग क्या कह रहा है हमारा? अंग कह रहा है कि हम सब प्रातः भ्रमण करते हैं। हम सब का क्या हो जाता है भाई? वयम ना, जानते हैं ना, उत्तम पुरुष बहुवचन का करता है ना, वयम, वयम प्रातः भ्रमणम कुर्मः, हो जाएगा वयम प्रातः भ्रमणम कुर्मः, वयम प्रातः भ्रमणम कुर्मः, हम सब प्रातः भ्रमण करते हैं। या ये भी हो जाएगा वयम प्रातः भ्रमामः, भ्रमामि, भ्रमावः, भ्रमाम, भ्रमामः भी लिख देंगे, या भ्रमणम कुर्मः भी लिख देंगे, भ्रमण करते हैं। अब आ गए च पर, मुझे मिठाई पसंद है, नहीं, रुच्यार्थानां प्रियमाणः मह्यम मिष्ठानम रोचते। यहाँ क्या हो जाएगा? मह्यम मिष्ठानम, मह्यम मिष्ठानम रोचते। यहाँ तो आप समझ ही लें, लेकिन कारक प्रकरण, पूरा कारक प्रकरण में पढ़ा मैंने किस सूत्र से किस प्रकार से अनुवाद बनता है, और वह आप यदि अच्छी प्रकार से अध्ययन कर लेते हैं तो आपको अनुवाद लिखने में या कहीं भी वाक्य बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत जरूरी है। ऐसे भी कारक प्रकरण को संस्कृत का स्पाइनल कहा गया है, तो उसे जानना जरूरी है। कारक प्रकरण का आप अध्ययन अवश्य कर लें। छ पर आ गए हम। छ कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो ये तो नाम है ना, तो लिख देंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अभिधेय मात्रे प्रथम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के, तो क्या हो जाएगा? भारतस्य प्रथमः, नहीं, राष्ट्रपति, प्रथमः राष्ट्रपति आसीत्, प्रथमः राष्ट्रपति आसीत्, प्रथम राष्ट्रपति थे। अब आ गए हम कहाँ? ज में। ज कह रहा है श्री गणेश को नमस्कार है, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच, सूत्र है कारक प्रकरण का ये भी। और इसके लिए क्या हो जाएगा? श्री गणेशाय नमः, श्री गणेश को नमस्कार है, तो यहाँ चतुर्थी हो गया, श्री गणेशाय नमः। किस सूत्र से हुआ है अभी बता दिया मैं आपको। अब आ गए हम कहाँ? झ पर। नदियों में गंगा सबसे पवित्र है, नदियों में गंगा सबसे पवित्र है। नदीषु गंगा पवित्रतमा अस्ते। क्या बन जाएगा ये? नदेषु, नदियों में, गंगा, नदेषु गंगा सबसे पवित्र, पवित्रतमा, नदेषु गंगा पवित्रतमा अस्ते, नदियों में गंगा पवित्र है। यहाँ तक बना लिए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं इसको, और यहाँ तक हमारा पूरा आ जाएगा। अब ये कह रहा है गंगा हिमालय से निकलती है, एकदम प्रचलित अनुवाद है, बार बार परीक्षा में पूछता है, नहीं, भुआ प्रभवस्य सूत्र के अनुसार है यह। तो यहाँ गंगा को क्या लिख लेंगे? गंगा हिमालय से, तो पंचमी हो जाता है, गंगा हिमालयात, हिमालय से निकलती है, का हो जाएगा? प्रभवती।
गंगा हिमालयात प्रभवति, गंगा हिमालय से निकलती है। अब आ गए हम आगे। राम 4 भाई थे, रामः 4 भ्राता आसन। रामः 4 भ्राता आसन थे, 4 भ्राता आसन, भ्राता थे। फिर हो गया राम की पत्नी सीता थी, तो राम की क्या हो गया, रामस्य ना, षष्ठी, काके की षष्ठी का चिन्ह है, संबंध कारक। राम की रामस्य पत्नी, भार्या भी लिख सकते हैं, रामस्य भार्या, भार्या मीन्स क्या होता है, पत्नी। रामस्य भार्या सीता आसीत, नहीं पूरा जगत जानता है राम की पत्नी सीता थी। तो ये हम लोगों ने अनुवाद का अध्ययन किया। आप जब परीक्षा में बनाएंगे तो मात्र 6 ठो ही बनाएंगे। मैं कितना बना दिया यहाँ तक जो है 10 हो गया और 1 2 12 दे दिया है। इस 12 में आपको 6 ही बनाना है, छांट के बना लेना है। जो सही सही आएगा उसको हम क्या करेंगे, बना लेंगे और 6 में 6 नंबर पा जाएंगे। फिर अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आ गए प्रश्न संख्या 5 पर, जो इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है। इसमें जो है हमको 8 प्रश्नों का उत्तर लिखना होता है, लिखा भी है यहाँ। और ये 8 प्रश्न जो है 2-2 अंक के होते हैं, 16 अंक मुझे मिलते हैं। लिखा भी है निम्नलिखित में से किन्हीं 8 प्रश्नों का उत्तर दें, जबकि यहाँ 10 दिया है और ये हो गया 5 15 1 16, यानी 8 प्रश्नों का उत्तर लिखना हमें। तो हमको प्रश्न कुल कितने मिल गए, 16, और इस 16 में से हमको 8 क्या करना है, चुन लेना है। जो आसान लगेगा उसी 8 का हमें उत्तर लिख देना है। मैं पूरा उत्तर तो नहीं लिखूंगा, लेकिन मैं समस्त प्रश्न जो 16 प्रश्न हैं उन प्रश्नों का उत्तर आपको अवश्य बताऊंगा। तो आइए देखते हैं इसको। पहला प्रश्न है हमारा। पहला लिखा कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में वर्णित पटना के विभिन्न नामों का उल्लेख करें। पाटलिपुत्र वैभव हम लोगों ने पढ़ा, क्लास 10 द्वितीय पाठ। क्या कर रहा है, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में वर्णित पटना के विभिन्न नामों का उल्लेख करें। उसमें उल्लेख किया गया है, पुस्तक के अनुसार ही उत्तर देना चाहिए। तो लिखा, इसका उत्तर क्या लिख देंगे हम लोग कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में वर्णित पटना के विभिन्न नाम हैं, पाटलीग्राम, पुष्पपुर, पाटलिपुत्र इत्यादि। पटना तो यहां लिखा ही है। फिर क्वेश्चन नंबर ख कह रहा है कि विद्वान परमात्मा के पास क्या छोड़कर जाते हैं। इसका एकदम आसान उत्तर है, विद्वान परमात्मा के पास अपने नाम और रूप को छोड़कर जाते हैं। पढ़े भी हम लोग, पद्य में मिला है, विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम। यानी विद्वान जो है अपने नाम और रूप को छोड़ करके उस दिव्य परम ब्रह्म परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। आगे गौ कह रहा है कि राजशेखर ने पटना को किस रूप में स्मरण किया है। राजशेखर ने पटना को किस रूप में स्मरण किया है। तो राजशेखर ने पटना को प्राचीन सरस्वती परंपरा के रूप में स्मरण किया है। यह आपका उत्तर होगा, प्राचीन सरस्वती परंपरा के रूप में राजशेखर ने पाटलिपुत्र का स्मरण किया है। घ अलसशाला में आग क्यों लगाई गई। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि अलसशाला में आग आलसी पुरुषों की परीक्षा लेने के लिए लगाई गई। अब आ गए हम विजयांका। अंगवा प्रश्न है, विजयांका की विशेषताओं का वर्णन करें। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम विजयांका लौकिक संस्कृत साहित्य की प्रथम कल्पा है तथा वह श्याम वर्ण की थी। आचार्य दंडी के द्वारा तो विजयांका को सर्वशुक्ला सरस्वती तक कह दिया गया है। अब आ गए हम च में। च कहता है कि भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत का वर्णन संक्षेप में करें। च तो संक्षेप में क्या करेंगे हम, लिखेंगे हमारा देश
भारतवर्ष प्राचीन काल से ही, हमारे देश भारतवर्ष को प्राचीन काल से ही इतना महत्व दिया गया है कि देवतागण भी यहाँ जन्म लेने के लिए तरसते हैं। हमारे देश की प्राकृतिक सुषमा अनेक प्रदूषणकारी तथा विध्वंसक क्रियाओं के बाद भी अनुपम है। यहाँ भारत अपने देश को हम लोग मातृतुल्य मानते हैं और माता के रूप में इसकी पूजा करते हैं। 6 पर आ गए। शिक्षा संस्कार में कौन कौन से संस्कार होते हैं? तो शैक्षणिका पंच, तो इसका उत्तर लिख देंगे कि शिक्षा संस्कार 5 हैं। पूछ रहा है कौन कौन है, लिखिए। तो लिख देंगे कि शिक्षा संस्कार 5 हैं। अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत और समावर्तन। 6 भी हो गया हम लोगों का। अब हम लोग आ गए कहाँ? ज, झ और य। इस पेज में इतना है, ज, झ और य। ज कहता है मूर्ख किसे कहा गया है? मूर्ख किसे कहा गया है? तो एक पद मिला हम लोगों को, उसके अनुसार उत्तर हो जाएगा कि जो बिना बुलाए प्रवेश करता है, नहीं पूछने पर भी बहुत बोलता है, न विश्वास करने योग्य पर भी विश्वास करता है, उसे ही मूर्ख कहा गया है। आगे आ गए झ में। झ कह रहा है कि राम प्रवेश राम के जीवन से क्या शिक्षा मिलती है? झ, राम प्रवेश राम के जीवन से क्या शिक्षा मिलती है? तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा कि राम प्रवेश राम के जीवन से हमें शिक्षा मिलती है कि उत्साह और लगन पूर्वक यदि शिक्षा अर्जित की जाए तो व्यक्ति महत्वपूर्ण पद को प्राप्त कर समाज और राष्ट्र की सच्ची सेवा कर सकता है। इस प्रकार लिखेंगे इसका उत्तर। इयों में हम लोग आ गए। इयों प्रश्न कह रहा है कि स्वामी दयानंद का पर रात्रि जागरण का क्या प्रभाव पड़ा? स्वामी दयानंद पर रात्रि जागरण का क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती पर रात्रि जागरण का प्रभाव पड़ा कि उन्होंने यह सोचा कि देवता प्रतिमा में नहीं होते, यदि होते तो मूर्ति के ऊपर चूहे चढ़कर प्रसाद का भक्षण नहीं करते, और इस प्रकार उनका मन जो है बदला और उनमें वैराग्य की भावना उत्पन्न हो गई। रात्रि जागरण का उनके जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। वह वैराग्य की ओर लेकर के चला गया, और उस रात्रि जागरण में मूल चीज उन्होंने क्या पाया कि इन प्रतिमाओं में जो ये मूर्तियां हैं इनमें भगवान नहीं होते। उस कहानी में आप लोगों ने अध्ययन भी किया है। तो ये हो गया इयों का उत्तर। अब आ गए हम लोग ट प्रश्न पर। ट कहता है कि अति संक्षेप में मंदाकिनी नदी का वर्णन करें। बड़ी सुंदर मंदाकिनी नदी का वर्णन किया गया है। तो इसका उत्तर क्या लिख देंगे हम? लिखेंगे कि चित्रकूट पहुंचने पर वनवास काल में राम ने सीता को मंदाकिनी नदी की शोभा दिखाते हुए कहा है कि देखो, प्राकृतिक रूप से इस प्रकार यह नदी सुसज्जित है कि हृदय का हरण कर रही है। यह मंदाकिनी नदी रंग बिरंगे तटों वाली है। देखो, हंस और सारस पक्षियां जो हैं इसके जल में कलरव कर रहे हैं और इसके दोनों किनारे रंग बिरंगे पुष्पों से सुसज्जित हैं। एकदम यथार्थ चित्रण किया गया है वहां। और अब क्वेश्चन ठ कहता है किसको दान देना चाहिए? यत दानम सात्विकम विदुः, कहा गया किसको दान देना चाहिए, ये पढ़ना है आपको। तो इसका उत्तर हम क्या लिख देंगे? लिखेंगे दान देने से जिसका उपकार हो उसे ही हमें दान देना चाहिए। जो इस समय में, जो इस देश में और इस समय में दान लेने की पात्रता रखता है उसे ही हमें दान देना चाहिए। लिखा भी दातव्यम इति यत दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे
तत्दानम सात्विकम विदुः। इस प्रकार जो है पद्य आया है। दान उसे ही देना चाहिए जो इस देश में इस काल में दान लेने की पात्रता रखता है और दान देने से उसका उपकार हो, उसकी भलाई हो। फिर ड, क्वेश्चन नंबर ड कह रहा है वैज्ञानिक शास्त्रों का परिचय दें। ड, वैज्ञानिक शास्त्रों का परिचय दें। शास्त्रकारा से इसका उत्तर ले लेंगे। वैज्ञानिक शास्त्र तो लिखेंगे उत्तर, वैज्ञानिक शास्त्र हैं आयुर्वेद में चरक संहिता और सुश्रुत संहिता। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र, बृहत संहिता इत्यादि जो है वैज्ञानिक शास्त्र हैं। 2 ही नंबर लिखना है, 2 वाक्य में लिख देंगे हो जाएगा, या उससे अधिक भी 3-4 में भी लिख सकते हैं बना के। ढ, ढ कह रहा है ज्ञानम भारः क्रियाम बिना। इसका अर्थ स्पष्ट करें। तो पुस्तक में भी इसका अर्थ स्पष्ट किया गया है। ज्ञानम भारः क्रियाम बिना शीर्षक है, यानी क्रिया के बिना ज्ञान क्या है, भार स्वरूप है। जिस प्रकार से ज्ञान रहते हुए भी क्रिया का ज्ञान न होने के कारण उन 3 ब्राह्मण पुत्रों को सिंह के द्वारा मार डाला गया। व्यवहारिक ज्ञान होना बहुत जरूरी है। 3 शास्त्र में पारंगत थे, लेकिन उनके पास व्यवहारिक ज्ञान नहीं था, क्रिया नहीं थी। तो वही लिखा ज्ञानम भारः क्रियाम बिना। क्रिया के बिना जो है ज्ञान भार स्वरूप है। यदि आपके पास व्यवहारिक ज्ञान नहीं है तो आपका जो ज्ञान है वह आपके लिए भार स्वरूप है। वेदांग कौन कौन से हैं, क्लास 9th में ही पढ़ना है। वेदांग कितने हैं, 6 हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। वेदांग कौन कौन है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। अब आ गए हम कहाँ, तो कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पटना की रक्षा व्यवस्था कैसी थी। तो इसका उत्तर लिख देंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पटना की रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट कोटि की थी। तो हम लोगों ने इस प्रश्न पत्र को हल कर दिया। बीच में प्रश्न पत्र मुझे मिल गया। प्रथम पाली वाला तो हम बहुत पहले ही बना दिए थे आप लोगों को। द्वितीय पाली का प्रश्न पत्र नहीं मिल पा रहा था मुझे। उपलब्ध होते ही मैं इसका हल जो है आप छात्रों को प्रदान किया। अभी हम प्रत्यय पढ़ा रहे हैं और प्रत्यय में मैंने सुप और तिंग को पढ़ा दिया है। अब कृत, तद्धित और स्त्री प्रत्यय पढ़ाना है। इसके बाद हम 10th क्लास के पाठ्य पुस्तक जो आपका को पाठ्य पुस्तक चलता है उस पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कराएंगे। ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे अवश्य लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिए, अन्य बच्चे भी जानें, जुड़ें, अध्ययन करें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और अब हम कृत प्रत्यय का अध्ययन कराएंगे इसके बाद। चलिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।